सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कल फिर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11:30 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। राजीव भवन में होने वाली इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला मौजूद रहेंगे। बैठक काफी महत्वपूर्ण भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मानी जा रही है। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला की मौजूदगी और उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी बैठक कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की। एक बार फिर से इस बैठक का आयोजन भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर चर्चा, कौन प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से होगा, इसको लेकर मंथन। और माना जा रहा है कि कल सुबह 11:30 बजे राजीव भवन में जो बैठक होगी उसके बाद अंतिम मुहर इस नाम पर लगेगी और नाम का ऐलान भी बैठक के बाद हो सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर, उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, क्या माना जाए कि अंतिम मुहर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम पर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और चुनाव समिति के लोग मौजूद रहेंगे और कल इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा फाइनली कि क्योंकि 14 नाम दिए गए हैं तो टिकट किसे दिया जाए। और उसके बाद हाईकमान को वैसे ही पहले भेजा गया है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा इसको लेकर मुहर लग सकती है। पहले ये था कि शुरुआती तौर पर ये लगा था कि सावित्री मंडावी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से 14 नाम आए हैं उसके बाद में इस बात को लेकर भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद किसी और को भी मौका मिले। और यही वजह है कि थोड़ा मंथन जो है वो कांग्रेस में चलेगा और कल पता चलेगा कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि माना जा रहा है कि अंतिम मुहर इस नाम पर लगेगी। बैठक के बाद नाम की घोषणा हो सकती है। शुक्रिया आपका ममता, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे जशपुर की बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के रास्ते जशपुर पहुंचे। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे भागवत। आदिवासी बच्चों से भी संघ प्रमुख ने मुलाकात की। संघ की शाखा में भी मोहन भागवत शामिल होंगे। साथ ही कल्याण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए आज छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कई सारे महत्वपूर्ण आयोजन, पथ संचलन, जिसको संबोधित करते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे। हालांकि जानकारी फिलहाल यही कि जशपुर में अभी वो मौजूद है। और जशपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत 14 नवंबर को अनावरण करेंगे और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा अनावरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जूदेव की उपेक्षा और उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। इस अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता भी जशपुर पहुंचेंगे। इसके जरिए बीजेपी जिले में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही है। श्रद्धेय कुमार दिलीप सिंह जूदेव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जशपुर से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के एक आदर्श पुरुष रहे हैं। उनके नाम पे न तो कभी कांग्रेस ने राजनीति की, न किसी और दल ने राजनीति की, लेकिन आज मजबूरी का विषय यह हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज खुद माननीय कुमार साहब के नाम पे राजनीति करने पे आतुर है। कुमार साहब के नाम पे राजनीति करने का तो सवाल ही नहीं है। कुमार साहब खुद अपने आप में एक नाम ही काफ़ी है। दिलीप सिंह जूदेव नाम ही काफ़ी है। कोई राजनीति यहाँ भाजपा वाले लोग नहीं कर रहे हैं। समय पर हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस भी कारण से विलंब हुआ, डिसअपॉइंटमेंट था, लोगों में था, कुछ परिवार में था डिसअपॉइंटमेंट। पर पॉजिटिव बात यह है कि सही समय पे हो रहा है। एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है, बड़े स्तर पे, ऐतिहासिक मौके पर हो रहा है, जनजातीय गौरव दिवस पे हो रहा है।
चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी दीपक सिंह रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दीपक, स्वर्गीय जूदेव की प्रतिमा का अनावरण और कहीं ना कहीं लगातार ये अटकल है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव की शुरुआत, चुनावी प्रचार की शुरुआत इससे कर रही है। हालांकि किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को देख रही है, किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, मैं आपको बताऊं कि कल जो है संघ प्रमुख का कार्यक्रम यहाँ पे लंबा चौड़ा जो कार्यक्रम है, सुबह जो है 12 बजे जो है वो जो है बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद 2 बजे जो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 2:30 बजे से जो है रणजीता स्टेडियम में यहाँ पर एक बड़ी सभा रखी गई है जनजाति गौरव दिवस के दिन, और यहाँ पर जो है वो जो संघ प्रमुख है वो सभा को संबोधित करेंगे। और इस सभा को लेकर यहाँ पर जो है भाजपा, आरएसएस समेत तमाम जो बीजेपी के अनुसांगिक संगठनों हैं उन्होंने लगभग 1-1.5 महीने से इसकी मेहनत की है। लगभग 1 लाख की भीड़ जुटने की यहाँ पर कोशिश की गई है। भाजपा का दावा है कि लगभग 1 लाख की भीड़ यहाँ पर आएगी और कहीं ना कहीं जो है अब यहाँ पर चुनावी रणभेदी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में जो भाजपा की यहाँ पर तीनों सीटों में करारी हार मिली है और अब तीनों विधानसभाओं से बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर सभा में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है जूदेव के नाम का एक बार सहारा लेकर फिर से चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि संघ प्रमुख जिस तरीके से जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, वहीं जो तीनों विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जशपुर जिले की जो तीनों विधानसभा है उनमें जूदेव परिवार का खासा यहाँ पर दखल माना जाता है और जो दिलीप सिंह जूदेव थे उनके यहाँ पर काफी सम्मान लोग किया करते थे और कहीं ना कहीं इस चुनाव में फिर से एक बार जूदेव का नाम का सहारा यहाँ पर देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से प्रदेश में पिछले आरक्षण को लेकर अभी एक बड़ी बहस चल रही है, तो यहाँ पर लोगों की नजर इस बात पर भी है कि संघ प्रमुख यहाँ पर आरक्षण पर कुछ बोलते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का इन दिनों प्रदेश में जो है खासा हंगामा हो रहा है आरक्षण को लेकर, तो उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर जो है इस सभा पर टिकी हुई है। बिल्कुल दीपक, ना सिर्फ जशपुर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण होना है, बल्कि अगर मोहन भागवत छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और चुनावी साल है 2023 और इस बीच उनका पहुंचना होगा, तमाम ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे जिनको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध सकते हैं। क्या हम इसे माने कि इसका फायदा बीजेपी को जशपुर के क्षेत्र में मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जशपुर के तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा की हार होने के बाद से यहाँ पर जो विपक्षी दल भाजपा है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो है काफी मजबूत नजर आ रही है। चाहे कोई भी विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम हो, चाहे भाजपा को की कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में जो है भाजपा के लोग यहाँ पर इकट्ठे नजर आते हैं और अमूमन तीनों विधानसभा में स्थिति यही देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अभी सड़क को माना जा रहा है, भ्रष्टाचार को माना जा रहा है। वहीं जो है आम लोगों की काफी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, कई तरह के बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर, तो इन मुद्दों को यहाँ पर जो है भाजपा जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि कितना असर इस कार्यक्रम का होता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सांसद रंजीत रंजन के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि नक्सली वाले बयान को पार्टी भानुप्रतापपुर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि नक्सलियों को लेकर जो बात उनकी तरफ से कही गई उससे शहीदों का अपमान हुआ है। जान की बाजी लगाकर जो नक्सली डटे हुए हैं, जो नक्सलियों को उनका अपमान हुआ है। साथ ही जनता जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस नक्सलियों के साथ है। वहीं बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो भी मुद्दा बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद रमन सिंह के कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा है। कांग्रेस के शासन में नक्सली पीछे हटे। नक्सलियों के खिलाफ हमारी रणनीति कारगर साबित हुई है। नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल हुए। दुर्गम क्षेत्र में जो अपनी जान की बाजी लगा करके जो डटे हैं, ऐसे उन परिवारों का अपमान है, छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान है, छत्तीसगढ़ की महतारी के सपूतों का अपमान है। जिस प्रकार से बिहार से आयातित सांसद छत्तीसगढ़ कोटे की रंजीता रंजन जी ने जो बातें कही,
दौरा हुआ लंबे समय बाद, किंतु दौरा चढ़ गया। और जो उन्होंने बात कही है, ये वास्तव में यहाँ की शहादत पर पानी फेरने वाला है। वो यहाँ के बलिदानियों पर, हुतात्माओं पर, शहीदों की घावों पर, उनके परिवार, और ये कहूं कि नमक छिड़क कर चले गए, उन्होंने घाव को हरा करने का काम किया है। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा, वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े, फोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या एक बार भी? इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद पीछे हटा, जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को खत्म करेगा हमारी जो नीति है। अभी तक फायदा नहीं हुआ है। और पिछले समय आए थे मोहन भागवत जी, और हमने आग्रह किया था कि कौशल्या माता मंदिर का दर्शन करने जाए, और हमारे आग्रह स्वीकार किया और वो गए भी, अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं है। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही हथियार आरएसएस या बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की है। सीएम ने चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी मामले पर कहा है कि हमारी सरकार ने इस मामले पर काफी काम किया है, हितग्राहियों की राशि लौटाने का काम किया है, और अब तक 19 करोड़ रुपए हितग्राहियों को वापस भी किए जा चुके हैं। ये जो शपथ है वो कब शुरुआत हुई इसकी? बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और तब हजारों की संख्या में जाकर नागपुर में जो दीक्षा स्थान है वहां पे उन्होंने इस प्रकार से शपथ दिलाई थी। लेकिन यदि बौद्ध धर्म देखें, भगवान बुद्ध के देशनाओं में आप अध्ययन करें तो ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं सबसे ही चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उसका भी अध्ययन करें, और उन्होंने कभी दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही थी। तो जब मैं ये चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी ये सिद्धांत है कि हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें। और सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नान घोटाले की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। रमन सिंह ने धर्मलाल कौशिक के माध्यम से हाईकोर्ट में पीआई लगवाई थी। सीएम ने कहा कि बीजेपी और रमन सिंह इस पर जवाब दे कि आखिर सीएम मैडम कौन है। इसके साथ ही उन्होंने रमन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल भाजपा वाले रमन सिंह को बुलाते नहीं है, सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करेंगे ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए, और उन्होंने कुछ समय मांगा है, हम पैसा दे देंगे। और क्योंकि वो कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 500 से अधिक डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हमारे यहाँ हुई है, और डायरेक्टरों से भी मैंने यही संदेश भिजवाया है कि हमको आपको गिरफ्तार करके खुशी नहीं मिलेगी, आप तो निवेशकों को पैसा वापस करो। सीबीआई जांच की है ना, मैं तो उस समय भी बोला था ये सारे सूत्र हैं वो सीएम हाउस के अंदर ही हैं, उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, मैंने जमानत ली नहीं थी, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया है और सीबीआई वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें कौन से मानहानि दावा करने जा रहे हैं जी। इस महीने न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अब वो घर में बैठे बैठे आजकल वो ट्वीट वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो उसको कोई कार्यक्रम में बुलाते नहीं, जाने देते नहीं, उसको दौरा करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मामले में इस बीच में किसी का बयान आया नहीं है, तो
किस बिना पे वो मानहानि दावा करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे? और पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कर्मचारियों के 17,000 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की है। वहीं भाजपा का कहना है कि कर्मचारियों की पूंजी डिपॉजिट रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार दिए जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में उनकी सामाजिक सुरक्षा का बड़ा आधार होता है। पूर्ववर्ती वाजपेयी की सरकार ने इसको बंद कर दिया था, हमारी सरकार ने इसको चालू किया है, राजस्थान सरकार ने इसको चालू किया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का लगभग 17,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। इस पैसे को राज्य सरकार को वापस कर देना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटकर खाली कर दिया है। अब वो बार बार कर्जा भी लेते हैं, केंद्र से भी पैसा मांगते हैं और उनको लगता है कि अब कर्मचारियों के हक का पैसा जो उन्हीं को मिलने वाला है, ये पूंजी कर्मचारियों की है, जिसको एज अ डिपॉजिट रखा गया है, जो समय समय पर जो मौजूदा प्रावधान है उस हिसाब से कर्मचारियों को बांटा जाना है। और छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर सांसद को ट्रेनों की प्रतिकृति भेंट की है। छत्तीसगढ़ के सांसदों का मुखौटा पहनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश में लगातार ट्रेनें रद्द किए जाने से प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जाहिर किया है। विरोध कर रहे हैं क्या ट्रेनें रद्द होने से दिक्कतें हैं? जी देखिए, विगत 1 वर्षों में इनके द्वारा केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा 2600 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ में रद्द किया गया है। तो मालगाड़ी से लेकर जा रहे हैं, कोयला ले जा रहे हैं, लोहा जा रहे हैं, मगर जब आम यात्री के हक की बात आती है तो ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के घर का कोई सदस्य अगर बीमार होता है, उसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अगर बाहर इलाज के लिए कहीं लेकर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कैसे करे? क्या इनको सुव्यवस्थाएं ये लोग उपलब्ध कराएंगे? छत्तीसगढ़ में जो सांसदों को भाजपा के चुना गया था, इसलिए चुना गया था कि वो आवाज को बुलंद करेंगे। बात करेंगे बिलासपुर की। कांग्रेस विधायक का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। विधायक शैलेश पांडे छुरी में धार लगाते हुए नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विधायक का अनोखा अंदाज देखा। चाकू और छुरी में धार करने वाले की दुकान पर विधायक पहुंचे हुए थे, चाकू छुरी में धार लगाई। और इधर बलरामपुर के कंदाखांड गांव में धान के खेत में अजगर देखने से सनसनी मच गई। खेत में अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना। ग्रामीणों ने अजगर को रस्सी से बांधकर खेतों में बाहर निकाला। उसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। और खबर कोरबा से, जहां के हसदेव नहर में एक मृत अजगर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत जाल में फंसने के कारण हुई है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने बड़ी हिम्मत और सावधानी से मृत अजगर को नहर से बाहर निकाला और फिर इसकी जानकारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी गई। और अब रायसेन से बड़ी खबर है। नर्मदा में डूबे 3 युवक, एनडीआरएफ ने एक युवक को बचा लिया है। 2 युवकों की तलाश लगातार जारी है। बरेली अनुविभाग के उदयपुरा केतोघान की एक घटना। विदिशा से स्नान करने के लिए 4 युवक यहां पर पहुंचे थे, जिनमें से 3 डूबे। एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 की तलाश लगातार जारी है। तो नर्मदा नदी में 3 युवक डूब गए, जिनमें से एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए 4 युवक यहां पर पहुंचे हुए थे। रायसेन की घटना है। एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी 2 युवकों की तलाश में टीम जुटी हुई है। और अब 25 सेकंड में खबर।